इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकानमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज़ में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया? या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज़ को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज़्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर है। इसमें ठीक है, हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं गिरा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे? इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मुकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज़ के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज़ के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो, खुला करते हो, लेकिन बताते भी हो कि हम कर रहे हैं भाई, तो बदनाम तो आप खुद अपने आप को कर रहे हो। तो फिर कहते हो कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हमें ये नहीं कर रहा, तो कैसे भाई बात मानेगा आपकी? आप अपने आप को पहले सही तो प्रूफ करो। आप एक लोगों को दावत देते हो, उनको बोलते हो कि जी आप हमारे पास इस डेट को आ रहे हो जी, फिर पता लगता है कि जी दूसरा कंट्री आके जी उनको टांग डाल दिया जी, उन्होंने अपनी बोली बढ़ा के उनको बोल दिया या ये, और आप उन्होंने जारी से बात है, चूज को करना है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। रिलीजन तो एक सिर्फ एक बहाना है कि जी आप उनको रिलीजन के बेस के ऊपर ये कह रहे हो कि जी हमारे तल्लुकात अच्छे हों। तल्लुकात ऐसे नहीं अच्छे होते, तल्लुकात के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है। ये आप रिलीजन बेस के, ये तो एक बहाना होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया आप लोगों ने जी कि रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तल्लुकात अच्छे करें। बात तो मैं कह रही हूँ कि हम दूसरे ममालिक को क्या दे रहे हैं। देखिए
कोई भी कंट्री किसी मुल्क में तब जाता है जो सबसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे कुछ बन सकता है, हमारी कोई डील साइन हो सकती है। अब आप देखें कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनके पहले 2 टर्न्योर देख लें, उनका तीसरा देख लें, वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बगैर किसी वजह के नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक एम लेकर जाते हैं और वहाँ जाके डील साइन करके आते हैं और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपने मुल्क में खींच कर लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ऑब्वियसली उनकी मतलब आबादी ज़्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे, तो दुनिया से वो अगर तेल बरामद करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। और दूसरा उनके जो लोग हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में हैं, उनकी एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है, हमारी उस तरह नहीं है। उनकी डिमांड है, मेन मुद्दा सिर्फ यहाँ पर खत्म होता है कि उनकी डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है। हमारा आप देख लो, हमारे वैल्यू क्या है पाकिस्तानी की रुपीज़ की, बताओ है, उनका भी 3 रुपये 4 रुपये मेरा ख्याल एक बनता है। तो भाई किस बेस पे आप उनको बुला रहे हो? आप 1 रुपया दोगे, वो 4 देंगे, कौन नहीं जाएगा उनके पास? फर्क है ना भाई, बहुत फर्क है इन चीज़ों के अंदर। तो आप इस चीज़ को देखो, ये ना देखो कि आप रिलीजन को लेके आ रहे हो अंदर, ये रिलीजन और बिजनेस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। बिजनेस करने के लिए आप रिलीजन को एक साइड पे रखोगे, ठीक है ना। वो हमारे तो नबी ने भी फरमाया कि बिजनेस आपने हर बंदे के साथ करना है, ठीक है ना, जो मर्जी हो वो, और आप इसी को साइड पे कर दें, आप अपनी डिमांड बढ़ाएं, अपने आप को ऊपर लेके आए, कैपिटलिस्ट बने, ये ना बने कि लोगों के नीचे काम करें, शेयर होल्डर ना बने, ऊपर चले, ओनर बने इस चीज़ के। लेकिन सर हमारी आवाम की अगर हम बात करें तो हमने तो उनके दिमागों में ये चीज़ कूट कूट के भर दी हुई है। आप देखें कि हमारे नौजवान तबके का पढ़ाई की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। अगर कुछ जो पढ़ रहा है उसे हम स्किल वाली एजुकेशन देते ही नहीं है, स्किलफुल एजुकेशन हम उसे देते ही नहीं है। दुबई में जाके क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। आप इंडियन, हाँ, इसकी मैं कुछ बताऊँ ना एक चीज़, पढ़ाई को वो क्यों नहीं तरजीह दे रहे? वो कह रहे हैं जी पढ़ लिख के जो हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कमाना ना, 10वीं की है, हम चले दुबई पे जाते हैं, वहाँ 1.5 लाख भाई कमा रहे हैं वहाँ पर जाके। जाहिर सी बात, उनको वहाँ पर 1.5 लाख मिला है, वो कहा भाई हम क्यों पढ़े जी। और लोग जो पाकिस्तान में इन्होंने नई सोशल मीडिया पे स्किल्स जारी कर दी हैं जी, पढ़ना लिस्ट कोर्स कर लो, ये कर लो, शॉर्ट रास्ते देख रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, शॉर्ट रास्ते देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म से आप ऐसे करोगे जी 2 साल 3 साल खाओगे, उसके बाद नीचे जब गिर जाओगे फिर कौन आपको स्टेबल करेगा? स्टेबल होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। इसीलिए आप शॉर्ट टर्म ना देखो, हर मुल्क लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म जो भी काम करेगा वो गिरेगा नीचे आ जाके। सर आप देखें तमाम इस्लामी ममालिक का जो रुझान है वो वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, और ये बात हमारे लिए बहुत काबिल गौर है। आप ईरान की बात करें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, आप तुर्की की बात कर लें, हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ बन नहीं पा रही है, हाँ ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बन रही है। तो आपको नहीं लगता ये हमारे लिए बड़ी गौर और फिक्र करने की बात है? आप उनके साथ इस्लाम के नाम के फ्रॉड कर रहे हो, सीधी और साफ बात ये है, इस्लाम के साथ उनका फ्रॉड कर रहे हो आप उनको भाई बनाने की जाए, उनको आप दोगलापन दिखा रहे हो अपना, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको उनको फिर अपोजिट, आपको नेगेटिव सोच के रखो। आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव पॉइंट से आपको भी अंदर जवाब नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। आप क्या पॉजिटिव दे रहे हो उनको, मुझे ये बताओ। आप बोलते हो जी इस्लामी मुल्क हमारी मदद करता है, कैसे मदद कर देगा? आप उनको क्या दे के रहे हो? आप उनको क्या सोर्स दे रहे हो? क्या उनको आप ऐसी चीज़ दे रहे हो जो आपकी हेल्प कर दे, वो आपकी बात मान ले? सर अब ये एग्जाम्पल आप देख लें, हमारे लिए कितनी बड़ी मिसाल है। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी हुई है और हमने उसमें देखा कि उस ओथ सेरेमनी में हमें इंडियंस का गलबा नजर आया। पहली अगर हम लाइन की बात करें तो पहली लाइन की पहली सीट पर हमें डॉक्टर एस जयशंकर देखे, हमने देखा कि वहाँ पे कितनी उन्हें इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और नरेंद्र मोदी ने 2-3 बार उन्हें मुखातिब करके जो है वो बातचीत की है। और पाकिस्तान से किसी को इन्वाइट ही नहीं किया गया। मोहसिन नकवी साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं, लेकिन अपने खर्चे पर खुद 1.5 मिलियन की टिकट लेकर गए हैं। तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट किसने की है? किसने की है? तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है बात साथ बैठ के उनके ऊपर? जब आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे तो आप कह रहे हो जी हम साथ बैठ के खा लेंगे उनके साथ। कैसे खा लोगे आप उनके साथ बैठ के? हैं पराए की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे ये बताओ। वहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के साथ इनकी मुलाकात भी नहीं हुई। ऐसा ही है, टिकट लेके पहुंच तो गए हैं, बाहर कहीं भी इनकी कोई वो नहीं है। रही बात आपकी जो वो बात कर रही है ना कि एक्सटर्नल हमारी फॉरेन पॉलिसी, पहले तो हमारा मुल्क ठीक नहीं है। कल की खबर है 200 टेक्सटाइल मिल्स के जो ओनर हैं उन्होंने अपने मतलब यूनिट शट डाउन कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको बिजली की कास्ट महंगी पड़ रही है। हमारे अपने मुल्क के अंदर के इंटरनल मामलात और मसाइल इतने हैं कि हमें पहले उन पे फोकस करना पड़ेगा, फिर जाके दुनिया में हमारा मकाम बनेगा, हमारा एक इन्फ्लुएंस बनेगा। अपना गिरेबान दे देंगे लोगों का, गिरेबान जाके कहना जो फाड़ के तुसी, ये बात है। तो बाद में ये एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनेगी, दुनिया में हमारी डोमिनेंस होगी, हमारा इन्फ्लुएंस होगा, हमारी खारजा पॉलिसी ठीक होगी। ठीक है, पहले तो हम अपने नौजवानों के मसाइल ठीक करें। यहाँ पे बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एजुकेशन नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, ठीक है, माहौलियाती वहाँ का ऐसा एक तरीका अगर बताता हूँ। अब मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ ना इंडस्ट्री के अंदर,
ایک بندہ آیا سی وی لے کے ہمارے پاس, اتنی کوئی اچھی سی وی بنائی ہوئی تھی نا, ہمارے ایچ آر نے سوال کیے, کہتا میں امریکہ سے پڑھ کے آیا. اس نے اسے بولا کہ ہیومن ریسورسز کیا ہوتے ہیں, اچھا کہتا بھائی مجھے نہیں پتا. اللہ کی قسم ایچ آر نے بولا کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں سر. یہ ہے ہمارے پاکستان کا 2 نمبری والا کام. کرتے بولتے کچھ ہیں, جب ان کو جب بولتے ہیں جی کرو یہ, پھر کہتے ہیں یار یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, یہ میں کیسے کر لوں. اسی لیے تو دنیا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. جب ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تو دنیا ہم پہ ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہو. پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کا وہ انویسٹر جو انڈیا میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. امیزون آیا تھا, کیا کیا ہم نے امیزون کے ساتھ؟ فیصل آباد میں اتنا فراڈ ہوا کہ انہوں نے اپنا بوریا بسترا باندھا اور 9-2-11 ہو جائے. پے پال نے بولا کہ ہم آئیں گے, کیا آیا پے پال؟ نہیں آیا, بالکل نہیں آیا. میں نے ایک آرڈر کیا تھا تو شیمپو منگایا, وہ بیچ میں پاؤڈر نکل آیا. یہ حساب ہے. یہ جو آن لائن اسکیمنگ ہے اتنی ہوئی ہے کہ مطلب وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ٹرسٹ نہیں کرتے. جیسے آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی اسکیم سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ انڈیا میں ہوا ہے؟ یہ اسکیم صرف پاکستان کے حوالے سے کیوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں؟ میں نے اب پہلے یہ بات کمپلیٹ کر دی تھی کہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتا ان کا. ہم لوگ کرتے ہیں جی گریبان کھول کے کرتے ہیں کہ جی کیتا ہے جو کرنا ہے کر لو. تے پھر ہوندا ہے دیکھو پھر بھگتو بہ کے تسی پھر. یہی وجہ ہے نا, یہی وجہ ہے کہ ہر انویسٹر انڈیا پہ تو ٹرسٹ کرتا ہے لیکن پاکستان پہ نہیں کرتا. لیکن سر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہیں فیوریبل پالیسیز مل رہی ہے, اچھے ریٹرنز مل رہے ہیں, بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ, فراڈ. وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی بدلے میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ پیسے بھی نہ ڈوب جائیں. دیکھیں بزنس مین اپنا پیسہ اس ٹائم یہاں ملک میں لے آئے گا جب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی, ٹھیک ہے, جہاں پہ اسے میٹیریل سستا ہوگا, لیبر اچھی ہوگی. یہاں پہ ٹیلنٹڈ ورک فورس نہیں ہے, الیکٹریسٹی گیس کی جو سپلائی ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فیکٹریاں بند پڑی رہتی ہیں. ہمارے بولنے نہ بولنے سے لوگوں کو فرق پڑے نہ پڑے یہ ہمیں نہیں پتا, شاید پڑ جائے, اللہ کرے پڑ جائے. لیکن جو طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, جس پہ ان کو فرق پڑنے شروع ہو گئے نا, دین فرق پاکستان میں ترقی ہوگی. ادروائز اتنا مرضی لوگوں کو برا بولو, اتنا مرضی انویسٹمنٹ کر لو, ہونا کھجل خواری ہے. سائم آپ کو کیا لگتا ہے ایتھیکلی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے خود کتنا غلط کیا ہے کہ پہلے ہمیں خود جو ہے کمٹ کیا کہ ہم 26 اور 27 جنوری کو پاکستان کی وزٹ پر آئیں گے, پھر ایک دم سے انہوں نے منع کر دیا, اور جو پلان انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے کیا دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں انٹرنیشنل مفاد میں یہ ایتھکس, یہ موریلٹی اور یہ تہذیبیں اور یہ اخلاقیات یہ میٹر نہیں کرتی, ٹھیک ہے, مفاد دیکھے جاتے ہیں. پہلے وہ آ رہے تھے, مے بی ان کی کمٹمنٹ بھی ہو, جو کہ ریٹن تو میرے خیال میں نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور جب انڈیا نے ان پہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کیا کہ یار مطلب آپ کو بڑی اس کی مہنگی کاسٹ دینی پڑے گی, ٹھیک ہے, ادھر یو آر ود پاکستان اور ود اس. جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو آبویسلی وہ پھر ایسے نیشن کو پریفر کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سارے معاملے پر؟ سر اس معاملے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, ان کے بعد 100% ایگری میں کرتا ہوں. تو یہ اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے نا اس کا رول بنتا ہے کہ وہ ہمیں نا آگے, کیونکہ آگے وہ انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے ہمیں, تو وہ ہمیں کس طرح لے کے جانا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے ان کے مفادات ہیں, ہمارے بھی اپنے مفادات ہیں, ہر کنٹری کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب جو انڈیا ہے تقریباً میرے خیال سے کوئی 3رے نمبر پہ ہے اکانومی کے حساب سے, تو اب دیکھیں نا کہ سب کی نظر اس پہ ہے. اب دوسری جتنی بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور ان کو سب سے پہلے یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ بھی جہاں پہ ہم جو بھی انویسٹر آتا ہے, جہاں فار ایگزامپل کہ UK یا کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے ان کی نا کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ بھی اگر ہم اس پہ ہم کوئی بھی چیز انویسٹ کرتے ہیں اس پہ ہمیں کتنا ریٹرن آئے گا. ہمارے کچھ پچھلے ایسے کوئی حالات رہ چکے ہیں جس سے ہمیں نا ہمارے پاکستان کو ایجنسیز نے مطلب کوئی ایجنسیز ہیں جنہوں نے ہمیں بدنام کیا ہے, وہ بھی ایک ہے ایشو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے انٹرنل جو ہے نا ہمارے پولیٹیشینز ہو گئے, اس کے علاوہ مینس کہ آپس کی مار دھکڑ یہ وہ فلاں, ان نے بجائے اس کے کہ بھی اپنے ملک پہ فوکس کرے, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی پہ انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ بھی ہمیں جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو فوکس کر کے ہمیں دنیا کو ہمیں یہ شو کرانا چاہیے کہ بھی ہم یہ چیز ہے, یہ نہیں کہ ہمارے انٹرنل کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹرنل پالیسی پر بھی کام کرنا چاہیے. بالکل. ان شارٹ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اگر ایکسٹرنل کی بات کرنی ہے, میں اگر آپ سے ہی پوچھتا ہوں, مثال کے طور پر ایک آپ بہت بڑے سیلیبریٹی ہیں, میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں ایز اے مطلب جو میری ڈیمانڈ جو میں مطلب آن کر سکتا ہوں, جو میں اس کے اوپر آپ کو بلاتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ڈیٹ دے دی ہے, آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے, آپ نے کانٹریکٹ کوئی سائن نہیں کیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا.
अगले दिन ही अगले बंदे को जो मुझसे बड़ा ताकतवर है, बैठा हुआ है, कैपिटलिस्ट है, बहुत बड़ा मुझसे बैठा हुआ है, वो उनको पता लगता है कि ये बंदा उसके पास जा रहा है, इसके पास बहुत बड़ा काम है, मैं इसको उसके पास नहीं जाने दूंगा। वो आपको मेरी बदौलत 2 गुना 3 गुना 4 गुना देता है। तो आप मुझे बताएं, तो आप क्या, आपकी क्या राय होगी उसके अंदर? जो ज्यादा देगा मैं उसकी तरफ तो जाऊंगी। यही बात है ना कि आप इंडोनेशिया इसलिए वहाँ जा रहा है कि पाकिस्तान उसको ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो इंडिया दे रहा है उसको। सबसे बड़ा मेन मसला ये है। आप ऐसा अपने आप को ऑन करो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि आपके पास बंदा ज़बान देख के ना आए, आपके काम को देख के आए। सर मेरा ख्याल है हमें अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और अपना इमेज सबसे ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह दुनिया इंडिया को वैल्यू देती है हमें भी वैल्यू दे। जिस तरह कोई इंडिया को इनकार नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान को भी इनकार करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। इंडिया में सबसे बड़ा ये है ना कि वो जो उनकी गवर्नमेंट है ना, उनके जो लोग हैं उनको कोई मतलब वो जो दखल नहीं देते उसके अंदर जाके, वो अपने आप से काम रखते हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है। इधर क्या हो रहा है, एक बंदा बैठे आगे साड़ी वहाँ इतना बाहर निकल दी, ये कर देंगे वो कर देंगे, भन तोड़ जलील कर देंगे पड़ के। सानू कहने देखना बाद चो आके देखो ना, तो उन्होंने दी गवर्नमेंट भी स्टेबल बैठी है, आवाम भी स्टेबल बैठी ना, उत्थे गवर्नमेंट स्टेबल तो ना साड़ी आवाम स्टेबल। तो कहने सानू आवाम बाहर आई। आवाम का अगर कह रहे हैं ठीक है, आवाम उधर की भी नहीं है स्टेबल। उनकी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि वो मैंने आज तक नहीं देखा कि उनकी आवाम बाहर निकली होगी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकल के जो धरने दे दिए बैठ के, ये मैंने नहीं देखा भाई। गुजरात में हुआ है वाकयात इस तरह के, और मैंने सिर्फ आज यही देखा था कि हमारे नबी के ऊपर बात आई थी, धन कोई आवाम बाहर निकली थी, वो मैंने देखा था बस। उनके एक्सटर्नल कंट्रोल है, सारा कुछ है। मैं वही कह रहा हूं सबसे बड़ी बात कंट्रोल है, इधर कंट्रोल्स नहीं है हमारे पास। इधर हमारे एक लीडर हमारा कॉल करता है जी ऐसे आवाम करो बाहर निकले, ऐसे अब भी अपनी गल नहीं मननी होंदी, अपने उन्होंने लीडर की गल मान के जी इस बाहर आए अंदर पड़ के। हट के साਡਾ लीडर इस चीज के लीडर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ थे, आवाम ਨੂੰ ਕੀ कर रहे थे बैठे हैं। इस चीज से हट के सोचे। मैं यही कह रहा हूं कि भाई अब भाई देखें ना अवाम ने क्या किया, अवाम ने क्या किया। मैं ये मेरा ये एक मुद्दा है, ठीक है जी। अवाम जो है अब देखे ना कि अब ये जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज दुनिया हो चुकी है, इंटरनेट का दौर है, ठीक है, डिजिटलाइज दुनिया हो चुकी है। एज ए इंडिविजुअल जो अवाम है, जो इधर नहीं हुए अभी तक, नहीं हम डिजिटलाइज नहीं हुए अभी तक, दौर हो गया हम नहीं हुए। हम वही पुरानी सोच के अंदर बैठे हुए लोगों का भला नहीं सोचना। लोग भाई वो तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम उसके टांग घसीटते हैं, भाई तू क्यों कर रहा है, उसको भी नीचे खींच के ले आते हैं। ये कह रहा हूं खुद नहीं करनी, अगले को भी नीचे खींच के ले आना है। हमें अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। अब पर कोई काम हो रहा है, ठीक है, इंडिया सबसे आगे है, ठीक है, आईटी पे काम हो रहा है। अब पहले ये था कि पहले ये मीडिया या मतलब कि इंटरनेट की सहूलत इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तकरीबन हर कंट्री में है। अब एक चले ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है जिस तरह कर रही है, पहले अपने आप को हम ग्रूम करें ना, हम उस हिसाब से ग्रूम क्यों नहीं हो रहे। हमें खुद को ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उसके बाद ये हाँ उसकी बात तलब है कि ठीक है कि भाई जो ये मामलात है कि हम एक बंदे के पीछे भाग पड़ते हैं, ये अवाम का कसूर है ना। वो क्या कहते हैं भाई आओ हमारे पीछे भागो, उसने तो एक कॉल देनी है तो अवाम उसके पीछे जाती है ना, वो ज़बरदस्ती तो घर से नहीं निकालता। सही। तो आप इस चीज़ को किस तरह से सम अप करना चाहेंगे, इस प्रोग्राम के अख्ताम को किस तरह? सम अप इस तरह करूँगा कि देखें इंटरनेशनली हमारी सतह और हमारा वज़न तब बनेगा जब हम इंटरनली तौर पर स्ट्रांग होंगे। इंटरनली तौर पर हमें तरक्की करने के लिए सबसे पहले एक बिज़नेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है तो ही जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। बिज़नेस इन्वायरमेंट ये होता है कि लोगों यंग जनरेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंड हो, बाहर की इन्वेस्टमेंट आए। यंग जनरेशन मतलब बिज़नेस वगैरह वो तब करेंगे, एक तो स्टेट उन्हें अवेयरनेस फैलाए, उन्हें एजुकेट करे, तीसरा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होती है तभी जाके नौजवान जहनों के माइंड में होता है कि वो इंटरनेशनली तौर पर कम्पीट कर सकते हैं। प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फैक्ट्रीज लगती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, गैस प्रोवाइड करे, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तीसरा, जब एजुकेशन अच्छी होगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को एक पढ़ी लिखा तबका होगा जो कि इंटरनेशनली तौर पर एक आला तालीम याफ्ता होगा, फिर वो कम्पीट भी करेंगे। जैसे आईटी का सेक्टर है, हमारा फ्रीलांसिंग सेक्टर चौथे नंबर पे आता है, ये रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद अमन होना चाहिए। बाहर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तब आएगी जब यहाँ पे कास्ट कम लगेगी। तीसरी बात है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ये आए दिन हड़ताल होती है, रोड बंद होते हैं। इस्लामाबाद के बंदे ने लाहौर माल भिजवाना है, ठीक है, टीएलपी का धरना हुआ पड़ा है, इमरान खान का धरना हुआ पड़ा है। तो अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और बात, हमारी ये गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसीज़ रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। एक और गवर्नमेंट आती है, उसके टैक्सेशन के रूल्स डिफरेंट होते हैं। हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। बिजनेसमैन जब एक कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो उसे अगले 20-30 साल की एक पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं, वो हमारी कंसिस्टेंट नहीं है। इससे क्या होता है कि रद्दोबदल होता है और चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं। एक हुकूमत आई, उसने और रूल लगाया, दूसरी ने और लगाया, ठीक है। एक और बात है कि 50% पॉपुलेशन है हमारी औरतों की, हमें वुमेन एजुकेशन फैलानी पड़ेगी,
عورتوں کو اکانومیکلی امپاور کرانا پڑے گا, انہیں ہمیں مین سٹریم میڈیا میں لانا پڑے گا, ٹھیک ہے, تب جا کے ہمارے ملک باہر کے ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے, ہمارا انفلوئنس بھی ہوگا اور سارا کچھ ہوگا.